हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। गुड इवनिंग। और मेरे पास कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि आप सर सिर्फ हिस्ट्री का ही ये वीडियो बना रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, वो भी इंग्लिश में चाहिए। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है पॉलिटिकल साइंस, इसलिए मैं आप लोगों को क्लास 11 का चैप्टर 2 से शुरू कर रहा हूँ, एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर जो चले वह इस तरह से चले जिससे कि आपका यूपीएससी, बीपीएससी और इसमें मेन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा का सारा क्लियर होते हुए जाए। स्टूडेंट्स, कभी कभी मुझे तो बड़ी आश्चर्य लगती है कि क्लास 11th और 12th को स्टूडेंट एंजॉय करते नहीं हैं, खास करके जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के हैं वो तो बिल्कुल ही एंजॉय नहीं करते हैं। जबकि मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो भी 11th और 12th के एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो समझ लीजिए आप कि आगे के डेट में उसका कोई भी एग्जाम में नहीं होगा, ना एसएससी में होगा, ना बीपीएससी में होगा, ना यूपीएससी में होगा, ना एसआई में होगा। ठीक है, इसलिए 11th क्लास की दो बुक में एक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें से आपका फर्स्ट जो बुक है वो बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और उस बुक को आप लोग एंजॉय करते नहीं, आप लोग सीधे सीधे कुछ गाइड वगैरह लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसको एक बार पढ़िए, ठीक है, और आइए मेरे साथ पढ़िए। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों को समझ में आ रही है। तो यह है चैप्टर 2 और चैप्टर 2 है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। ओके, बैकग्राउंड में मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ कि आपने 1773 टू 1935 का एक्ट आपने पढ़ा। ओके, कुछ फंडामेंटल राइट मेरे यहां से भी आ जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में आपका ये एक्ट जो है 1773 टू 1935 का जो एक्ट है ये एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको हम नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ आकर फंडामेंटल राइट की बहुत सारी बातें हमको समझ में नहीं आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आर्टिकल 15, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में आप देख रहे हैं आर्टिकल क्या, तो आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 15 में आपकी जो बातें दी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, राइट टू इक्वलिटी। ओके, राइट टू इक्वलिटी है और ये है आर्टिकल 14 में। यहाँ पर है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, यहाँ पर आपको दिया है कि भारतीय संविधान में कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी इस आधार पर अपने लोगों से कोई भेदभाव नहीं करेगा, वह खास करके जॉब में, किसमें, रिलीजन में, रेस में, ठीक है। रेस का मतलब क्या, रेस का मतलब कोई एशियन मूल का है, कोई अमेरिकन मूल का है, कास्ट, सेक्स यानी जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान में, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट आप जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ, जब लक्ष्मीकांत वगैरह को आप पढ़ते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी का जो जोड़ने का काम है वो मेरा छोड़ दीजिए, ठीक है। आप जब मेरे पास आए हैं तो मेरे लिए भी कुछ छोड़िएगा, तब तो। आप लोग छोड़ते नहीं हैं, आप लोग पहले ही यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल देख कर आते हैं और इसके कारण आपको कंफ्यूजन हो जाती है। इसको आप मिला कर देखिए कहाँ, 1833 के
एक्ट से। ओके, जहां पर कंपनी प्रशासन को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि उसको कहा गया था कि कंपनी डोंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेसिज्म, कलर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ etc। ठीक है, इसके आधार पर कंपनी भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसको भी नौकरी में दिया जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि which articles are equivalent of fundamental rights। ठीक है, which articles is equivalent of fundamental rights with constitutional act। ठीक है, इसलिए हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 वह किसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। यह किसके इक्विवेलेंट है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के इक्विवेलेंट है। ओके, तो इस तरह जब तक हम लोग मिला कर नहीं पढ़ते हैं, यानी ब्रॉड लेवल में उसको डिस्कशन नहीं करते हैं हम लोग, तब तक आप समझ लीजिए कि आप संपूर्ण रूप से पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या, आखिर में फंडामेंटल राइट की बात उठी क्यों भाई हमारे यहाँ? पहले तो हम अपने यहाँ देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट की बात क्यों उठी। तो हमारे जो इंडियन स्ट्रगलर थे, ठीक है, हमारे जो इंडियन स्ट्रगलर थे जिसने कि काफ़ी अधिक संघर्ष करके हमको आज़ादी दिलाई, तो आज़ादी दिलाने के क्रम में उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ मूल अधिकार हम लोगों को नहीं है। इसलिए उन लोगों ने यह महसूस किया, जैसे हम लोग महसूस करते हैं कि मैं अगर कहीं असफल रह गया या मुझे कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो मैं अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दूंगा जो आगे बढ़ सके। ओके, तो उसी तरह हमारे जो इंडियन स्ट्रगलर थे उन्होंने भी महसूस किया कि हम लोगों को फंडामेंटल राइट चाहिए, मूल अधिकार चाहिए। मूल अधिकार क्या है? ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट इज ए इंडिविजुअल राइट बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट इज ए इंडिविजुअल राइट बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, इसलिए मूल अधिकार जो है हमारा क्या, हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन यह वास्तविक अधिकार नहीं है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको मेन में पूछा जाता है कि मूल अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है लेकिन यह वास्तविक अधिकार नहीं है, भाई क्यों? ठीक है, तो यहाँ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सप्लेन तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको ब्रॉड लेवल पर अध्ययन नहीं किए हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ जो मूल अधिकार की बात थी, यह मूल अधिकार का जब डिमांड किया गया तो उसके बाद पहली बार मूल अधिकार की बात कहाँ से आई? ठीक है, हम वर्ल्ड पर अभी नहीं जा रहे हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड में जाएंगे। और इतना आसान नहीं है कि एक एक चैप्टर पर एनसीईआरटी की एक जो चैप्टर है, एक चैप्टर पर कम से कम तो मुझे इस चैप्टर में कम से कम तो 1 वीक चाहिए। अगर डेली में यह जो चैप्टर है डेली में इसमें कम से कम 1.5 आवर भी पढ़ाता हूँ, यानी 1.5 घंटे का पर डे अगर मैं क्लास लेता हूँ इस पर, तो 1 वीक में यह जाकर कंप्लीट होता है। और यह जब कंप्लीट होगा इसके बाद इससे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप इसको बनाएंगे, नहीं बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। ओके, तो हमारे यहाँ देखते हैं कि पहली बार भाई कब यह आया, तो 1928 और इस समय भारत में बनी थी एक क्या, तो नेहरू कमेटी बनी थी। ठीक है, इस समय भारत में बनी क्या, तो नेहरू कमेटी 1928 में कमेटी बनी थी। ठीक है, नेहरू कमेटी बनी और नेहरू कमेटी ने पहली बार रिपोर्ट में अपना जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में नेहरू कमेटी ने कहा कि भारतीयों को मूल अधिकार देना पड़ेगा। ठीक है,
इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारत में मूल अधिकारों की बात किसने की थी, कौन सी समिति ने की थी, किस कमेटी ने की थी, या नेहरू कमेटी ने की थी, और इसका संबंध किससे है, रिलेशन किससे है, तो रिलेशन है संविधान के निर्माण से। यानी पहली बार भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एक जो प्रोविजन आया था, यह 1928 के नेहरू एक्ट से आया था। इस समय भारत सचिव थे बर्केनहेड, और बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दिया कि आप लोग स्वराज करते हैं, अगर आप में हिम्मत है, ठीक है, तो अपना एक संविधान बनाकर दिखाइए। इसलिए मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में कमेटी बनाई गई, और इस लीडरशिप में जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने एक संविधान का खाका तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया, इसको पेश किया गया। लेकिन नेहरू कमेटी की बातों को स्वीकार दोनों ने ही नहीं किया, यानी कांग्रेस ने भी नहीं किया और लीग ने भी नहीं किया। लीग ने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बात नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि मुसलमानों को जो 1909 के द्वारा आरक्षण दिया गया था, कम्युनल आरक्षण दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था, इसको इसमें खारिज कर दिया गया। कांग्रेस ने इसको नहीं माना। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने ही नहीं माना। क्यों नहीं माना भाई? तो उनका कहना था कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल्ली इंडिपेंडेंसी चाहिए। अब स्वराज से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए हमको चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए। इसलिए इस समय दो जो सबसे एंग्री यंग लीडर थे वह थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। और इसीलिए 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, और लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को चेयरमैन बनाया गया, और वहीं से उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, रावी नदी के तट पर से। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट का डिमांड कांग्रेस के मंच से मैनिफेस्टो में कब शामिल किया गया। तो 1939 का जो कराची सेशन कांग्रेस का हुआ, उसमें मूल अधिकार का डिमांड किया गया। ओके, और उसके बाद जब हमारा संविधान निर्माण शुरू हुआ 1946 में, तो 1946 में जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि हमको प्रॉपर रूप में लोगों को इंडिविजुअल राइट देना पड़ेगा, जो फंडामेंटल राइट है इसको देना पड़ेगा। ओके, इसलिए हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट अब कितने हैं नहीं है ये तो बाद का क्वेश्चन है, लेकिन मूल अधिकार का प्रावधान इसलिए किया गया कि यह जीवन का प्राण वायु के समान है। अगर इसको छीन लिया जाता तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए एक व्यक्ति को हम लोग देखते हैं कि आप अपने घर में अगर कुछ अच्छा किसी दिन खाना खाते हैं या कपड़ा भी पहनते हैं, और मार्केट में जब निकलते हैं और देखकर कहता है कि वाह क्या कपड़ा पहना है, तो आप कपड़े का भाव बढ़ा देते हैं। अगर आपने 500 में जीन्स खरीदा है तो उसको आप कह देते हैं कि 1000 में जीन्स खरीदे हैं। लेकिन आप अगर कपड़ा पहन के निकले और कोई पूछे ही नहीं, खास करके हम देखते हैं कि लड़कियां इतना इतना मेकअप लगा के निकलती है किसी पार्टी में, और लड़कियों को अगर कोई पूछे ही नहीं, लड़कियों की तरफ कोई देखे ही नहीं, ठीक है, तो उसका सारा मेकअप बेकार हो जाएगा। लेकिन जब वह निकलती है और देखने वाले जब आहें भरने लगते हैं, ओह क्या चाल है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि उसका मेकअप का दाम वसूल हो जाता है। ओके, उसी तरह फंडामेंटल राइट है कि आप हंस सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप कौन सा वस्त्र पहनते हैं ये आपकी आज़ादी है। इस पर कोई भी सरकार किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा सकती है। ओके, इसलिए इट इज ए इंडिविजुअल राइट, ठीक है। तो 1931 में इसका डिमांड किया गया कांग्रेस के मंच से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द रिलेशन अमॉन्ग देम। As we studied in the last chapter, the Constitution is a document that sets limits on the powers of the government and ensure a democratic system in which all persons enjoy certain rights. In this chapter, we shall study the fundamental rights contained in that
Indian Constitution. Part 3 of the Constitution of India lists the fundamental rights and also mention the limits on these rights. In the past 50 years, the scope of rights the change and in some respect expanded. After studying this chapter, you would know क्या है, what are the various fundamental rights listed in the Constitution of India. ठीक है, तो वेरियस फंडामेंटल राइट क्या है भाई? तो इस वेरियस फंडामेंटल राइट्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे? वेरियस फंडामेंटल राइट्स में एकदम सीधा सीधा है कि इसको क्या क्या हम लोग को देखना है। तो देखना है तो आप लोग एक इसको याद रखेंगे और इस पर आपका फंडामेंटल राइट पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। ठीक है, इस पर पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट डिपेंड करेगा और इस पर फंडामेंटल राइट जो डिपेंड करेगा यहाँ क्या है, यहाँ है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। right to freedom, यह है आर्टिकल 19 to 22। यह है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यह है राइट टू रिलीजन और यह है आर्टिकल 23 to 24, आर्टिकल 25 to 28। यह है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स है। आर्टिकल 29 to 30। और एक है आपका यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। यह है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है? संवैधानिक उपचार होता है। यह है आर्टिकल 32। ओके, कितना आसान है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, तीसरा जो ओनली है इसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कभी उसको मोड़िएगा नहीं। ठीक है, चौथा जो है आपका ओनली, यह है राइट टू रिलीजन। पांचवा जो ओनली है यह है आपका एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट है आपका, और यह है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग एक अपने जो पंजा है, इस पंजा पर पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को हम लोग याद कर सकते हैं। ओके, इसलिए फंडामेंटल राइट कितने हैं मेरे पास? तो एट प्रेजेंट फंडामेंटल राइट मेरे पास 5 है। तो व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एट प्रेजेंट लिस्टेड कितने? एट प्रेजेंट लिस्टेड 6, जबकि था कितना? तो 7 था, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे उसको, हाउ दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इस राइट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये बहस का मुद्दा है। और फंडामेंटल राइट को एकमात्र संस्था है जो पूरा का पूरा वॉच करती है, वही उसको इम्प्लीमेंट भी करवाती है। और यह कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है भाई। व्हाट रोल द जुडिशरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग द इंटरप्रेटिंग दिस राइट्स? अगर फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन कर देती है, चाहे सरकार ही कर दे चाहे कोई भी कर दे, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसलिए सीधे सीधे बात चली जाएगी कहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? ठीक है, तो फर्स्टली डिफरेंसेस क्या है? फर्स्टली डिफरेंसेस है कि फंडामेंटल राइट इज ए इंडिविजुअल राइट, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज ए कलेक्टिव राइट। यानी सरकार किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं करती है, सरकार सामूहिक रूप से लोगों का विकास करती है। जबकि फंडामेंटल राइट किसी एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि एक टाइम में वह हंसे या गाए, रोए या खाए। ठीक है, उसके पास खाना होना चाहिए, और उसके पास खाने की उपलब्धता जो है यह कराएगा कौन? ईश्वर। इच्छा है कि नहीं है, यह आएगा किसमें? फंडामेंटल राइट में। लेकिन खाना मिलना चाहिए, ये जाएगा किसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। और खाना मिलना चाहिए तो किसको खाना मिलना चाहिए? सभी को खाना मिलना चाहिए सामूहिक रूप से, क्योंकि यह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी एक को हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं कर सकते हैं, किसी एक ही का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक कलेक्टिव डेवलपमेंट हमको करना पड़ेगा। ओके, इसलिए सबसे पहला अंतर क्या? तो फंडामेंटल राइट इज ए इंडिविजुअल राइट्स, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज ए कलेक्टिव राइट। ठीक है, अब रहेगा कि फंडामेंटल राइट को भाई प्रोटेक्ट कौन करेगा? कौन सी ऐसी संस्था है जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो यह संस्था है सुप्रीम कोर्ट है। बट हाउ टू प्रोटेक्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ठीक है, लेकिन स्टेट पॉलिसी जो रहेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, उसको किसी भी कोर्ट में हम चैलेंज नहीं करेंगे। यह सरकार पर बात रहेगी कि सरकार उसको कितना अच्छा से लागू करती है, रिसोर्सेज क्या है सरकार के पास। कोर्ट में हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई रोड बन रहा है, उस रोड को अच्छा से सरकार ने स्मूथली नहीं बनाया, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर चले जाइएगा तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को कहेगी कि भाई मेरे पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास है, बनवा दीजिए आप। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा भाई? रिस्पॉन्सिबल पब्लिक रहेगी, क्योंकि प्रत्येक सरकार को एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन में जाना है। तो इलेक्शन में जब जाना है उसको, तो वहीं पर जनता उसको सबक सिखाएगी कि आपने 5 साल तक मेरा कोई काम नहीं किया तो मैं भी आपको वोट नहीं दूंगा। ओके, तो इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग जब पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि चैप्टर में बातें क्या क्या है। इसलिए सीधे सीधे सिर्फ फंडामेंटल राइट को रट लेने से काम नहीं चलती है। और मैंने बताया कि 11th क्लास की एनसीईआरटी को आप पढ़िए। अगर आप 6 to 10 नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप सिर्फ अगर 11th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आप सब कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि आप सिर्फ 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ो, बाकी लक्ष्मीकांत आप मत पढ़ो। कहाँ जोड़ना है, क्या करना है, क्या तोड़ना है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ओके, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे। अब यह कहता है कि a constitution is not only about the composition of various organs, governments and the relation among them,
इसलिए यह सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा का कंपोजिशन नहीं है। एज वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट दैट सेट्स लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर a democratic system in which all persons enjoy certain rights। ठीक है, इसलिए संविधान ने सिर्फ आपको राइट्स ही नहीं दिया, बल्कि जो गवर्नमेंट है उसका लिमिटेशन भी तय किया, आपका भी लिमिटेशन तय किया। ठीक है, आपको एक बंदूक दे दिया जाए और बंदूक दे देने के बाद आप जहां तहां गोली चला दीजिए, ठीक है, तब तो फिर कोई लिमिटेशन रहा नहीं। इसलिए आपका फंडामेंटल राइट है, आपको दिया गया कि एक पिस्टल आपको देते हैं, या सिख देखते हैं, सिखों को है कि कृपान धारण वह कर सकता है, तो कृपान धारण करने का मतलब क्या कि कोई बगल से जा रहा तो उसको छुरी लगा दें। ठीक है, ये उसकी अपनी धार्मिक पहचान है, वह रख सकता है, बट उससे वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर नुकसान पहुंचाएगा तो वह फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। इसी तरह सरकार को दिया गया कि आप लोगों के व्यक्तिगत अधिकार को सुरक्षित कीजिए। ठीक है, आपका भी लिमिटेशन रहेगा। आप किसी व्यक्ति को स्टेशन से आ रहा था, पटना स्टेशन से घर जा रहा था, आधी रात में आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको सुरक्षा देने का अधिकार है, न कि आप उसको अरेस्ट कीजिए, डराइए उसको। ठीक है, इसलिए सरकार का एक लिमिटेशन पावर है ताकि पर्सन्स एंजॉय द सर्टेन राइट्स। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम फंडामेंटल राइट का एंजॉय नहीं कर सकते हैं। In this chapter we shall study the fundamental rights contained in the Indian Constitution. Part 3 of the Constitution of India first the fundamental rights and also mention the limits on these rights. ठीक है, इसलिए कहता है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि फंडामेंटल राइट तो है भाई, कितने में है, पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में है, और आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल है 12 to 35 में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स एंड आल्सो मेंशन द लिमिट्स ऑन दिस राइट्स। इसलिए सरकार के पास अगर लिमिटेशन है तो मेरे पास भी लिमिटेशन है। हम बोलते हैं तो सोच कर बोले, ऐसा नहीं कि किसी को गाली गलौज की भाषा दे दें। इसलिए 2016 में यह क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि वाक घृणा, ठीक है, क्या यह फंडामेंटल राइट में आएगा या नहीं आएगा। इसलिए हम किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, गाली देना फंडामेंटल राइट में नहीं है, आपके ऊपर केस हो जाएगा। इन द पास्ट 50 years द स्कोप ऑफ राइट्स हैज चेंज्ड एंड इन सम रेस्पेक्ट एक्सपेंडेड। इसलिए इतने 50 सालों में फंडामेंटल राइट में बहुत सारे चेंज हुए, इसका दायरा भी बढ़ गया। जैसे कि अभी देखते हैं कि 2017 में राइट टू प्राइवेसी भी इसमें जोड़ दिया गया। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड नाउ क्या क्या, तो ये सभी बातें मैंने अभी जो जो आपको बताई, इसको फिर हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, थैंक यू। चैप्टर को मैंने शुरू किया और चैप्टर को शुरू करने में ही देखते हैं कि कहाँ से बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग चैप्टर को उठाते हैं और तुरंत चैप्टर को पूरा कर दें, वो काम नहीं हो सकती है। चैप्टर को बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, आपको अच्छा से चैप्टर को देखना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। ओके, थैंक यू, एंजॉय कीजिए आप लोग। गुड नाइट।